नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, फॉर्मर चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, गजेंद्र पारिक हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के और प्रथमेश माल्या हैं आप एंजल वन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड ने आज ऑल टाइम हाई के स्तर को छुआ है। बड़ी तेजी गोल्ड कीमतों में आई है और एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 61,490 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में $2080 के ऊपर गया है भाव। तो ग्लोबली बहुत बड़ी तेजी गोल्ड में आई है और इस तेजी के पीछे की जो तात्कालिक वजह है वो ये है कि फेड चेयरमैन ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ साथ ये संकेत दिए कि हो सकता है कि अब यहाँ से रेट बढ़ोतरी को रोक दिया, पॉज बटन आने वाले वक्त में आ जाए। इस संभावना को देखते हुए गोल्ड मार्केट ने आज जश्न मनाया है। लेकिन सवाल यह है कि फंडामेंटल तो मजबूत हैं, लेकिन क्या ये रैली इस बार की इसी तरह अभी कंटिन्यू रहेगी या मार्केट एक बार बीच में करेक्ट होगा? इस पर हम बात करेंगे। आशीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो फंडामेंटल इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, चाहे वो मंदी की बात हो, चाहे रेट बढ़ोतरी में पॉज की संभावना की बात हो या बैंकिंग संकट यूएस की बात हो, तो क्या अभी ये सारे फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि गोल्ड को गिरने नहीं देंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आपने सही कहा कि ये जो बहुत तेजी से सोना दौड़ा है, उसके बाद सबके मन में ये बात थी कि यहाँ पे क्या कंसोलिडेट होगा, क्या लेवल पे कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेशन कितनी टाइम तक चलेगा। तो उसमें जब $2000 के नीचे सोना चला गया तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद एक सब्सटेंशियल करेक्शन और 2-5% का आ जाएगा। और गोल्ड के लिए 2-3 नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी, लेकिन एक लेवल के नीचे सोना नहीं जा पा रहा था। कोई भी ट्रिगर आवे, भले रशिया यूक्रेन के इसमें कोई न्यूज़ आ जाए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में पॉज की बात हुई है या रीजनल बैंक्स यूएस में जो तकलीफ में आ रहे हैं या रिसेशन का चांसेस, इसमें से कोई भी ट्रिगर आता है तो तुरंत सोना ऊपर चला जाता है। तो मुझे लगता है जो साइडवेज मूवमेंट का समय था वो शायद थोड़ा क्रंच हो गया है, शॉर्ट हो गया है और वापस तेजी के मोड में सोना आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वापस तेजी के मूड में गोल्ड आ गया है। तो अब मैं एक 2-3 सवाल आपसे मैं और पूछना चाह रहा हूँ। आशीष जी, मुझे ये बताएं आप कि अगर आपको ये लगता है कि तेजी के मूड में ये सेकेंड इनिंग में अगर गोल्ड फिर से आ गया है, तो इस पारी में गोल्ड का स्कोर आप क्या देख रहे हैं? इसमें हर एक ट्रिगर का रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो आगे चल के क्या रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी कल के इवेंट के बाद थोड़ा वातावरण ज़्यादा गर्म हो गया है। तो उससे कहाँ जा सकता है वो तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इन नॉर्मल ड्यू कोर्स मुझे इसके आगे और 2 से 5% का तेजी पक्का दिखता है। मतलब सोना यहाँ से शॉर्ट टर्म में 62,500 या 63,000 तक, सॉरी, जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर कट मतलब $2150 तक जा सकता है। मान लीजिए कि अगर $2150 जाता है और आप कह रहे हैं कि 63,000 इंडियन मार्केट में, तो वहां पर जाकर रुक जाएगा मार्केट? यस, उसके बाद जो कंसोलिडेशन का नेक्स्ट फेज आएगा वो वहां पे आएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा। जिन्होंने नेशनल लेवल पे लिया है वो थोड़े निकल जाएंगे और लॉन्ग टर्म वाले निवेशक अंदर आएंगे। उसके बाद एक कंसोलिडेशन वेव आएगा एंड देन द नेक्स्ट लेवल विच विल गो टू 65,000। वो उसके बाद 2-4 महीने के बाद 65,000 का लेवल दिखेगा। 65,000 के बाद सर? हेलो। 65 के बाद क्या होगा फिर?
No, I don't know, but I think 65 this year, 65 looks like the top. अच्छा, 65 आपको टॉप दिख रहा है इस साल के लिए बात। इस साल के लिए। अच्छा, ठीक है। ओके, आप बने रहें सर। लेकिन माल्या जी, ये तो ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज किसी को ट्रेड लेना हो गोल्ड में, तो इस वक्त जो गोल्ड का प्राइस है, अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर, तो इस वक्त MCX पर गोल्ड का प्राइस है 61,351, 386 रुपये ऊपर है गोल्ड। इस भाव पर एग्जैक्टली क्या ट्रेड लें? थिंक यहाँ पे momentum बना हुआ है। नेक्स्ट $20 बहुत फटाफट आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। रुपी टर्म्स में वो भाव करीब 61,700 के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ से और 400 रुपीज का जो तेजी है वो पॉसिबल दिख रहा है। तो 61,240 और 61,280 के बीच में अगर आपको गोल्ड मिलता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स बोल रहा हूँ। 61,000 का स्टॉप लगाकर आप ऊपर में 61,700 के टारगेट्स के लिए आप गोल्ड में अपना बाय पोजीशन। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं। रवि जी, आपकी भी यही कॉल गोल्ड में बाइंग की? जरूर से मेरी रिकमेंडेशन अभी जिस हिसाब से ट्रेड चल रहा है, पर्टिकुलर अभी एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी एक के बाद एक कोई यूएस की फाइनेंशियल एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के न्यूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बैंकरप्सी फाइल हो रहे हैं, पर्टिकुलर हर रोज एक कंपनी ले ऑफ कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो इकोनॉमी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, शायद फेड अभी नहीं मान रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर अभी जो फेड का कल का कमेंट है, उसमें भी इतना इफ एंड बट्स था, तो एक अनसर्टनिटी का क्लियर इंडिकेशन है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अप ट्रेंड बना रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो कुछ भी डिप मिलता है 61,200 के करीब, तो एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस 61,000 के बिलो स्ट्रिक्ट रखे। मुझे लग रहा है कि एक बार 61,800 तक के लेवल आपको गोल्ड में दिखने को मिल सकते हैं। 62 के जितने करीब मिले, एक बार मुनाफा वसूली कर ले। एक लिमिटेड अपसाइड के लिए ये लेवल से बाई किया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड अपसाइड के लिए, मतलब 61,800 तक के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि बाइंग करना गोल्ड में ठीक रहेगा। अब जरा पेठी जी हमें ये बताएं सर, दाम इतने बढ़ गए हैं इस बार अक्षय तृतीया पर भी, कंपेयर टू लास्ट ईयर जो गोल्ड की डिमांड है थोड़ी कम रही है, तो अब चूंकि दाम और बढ़ गए हैं उससे, तो क्या इस भाव पर रिटेल की डिमांड में कोई बड़ा डेंट आपको दिख रहा है, बड़ी गिरावट दिख रही है आपको? आपने सही कहा कि अक्षय तृतीया में वॉल्यूम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली थी हमने, लेकिन रुपी टर्म्स में डेफिनेटली 15 से 20% तक ग्रोथ लोगों को मिली थी। क्योंकि फाइनली हमें ये समझना चाहिए कि कंज्यूमर कितने रुपया खर्च करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसका वॉलेट साइज भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी 61,000 के ऊपर अगर ये सोना सेटल हो जाता है, तो जो आगे 1.5 महीने तक वेडिंग सीजन है, उसके लिए लोग शादियों के लिए तो खरीदारी करेंगे। उसमें जो ओल्ड गोल्ड का जो एक्सचेंज का परसेंटेज होता है, वो हमने देखा जब कभी भी सोने की प्राइस में स्पाइक आता है, तो ओल्ड गोल्ड का कंपोनेंट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इन इफेक्ट सेल जितना आना है उतना ही आता है, और ओल्ड गोल्ड का परसेंटेज बढ़ सकता है। तो ये शायद अगले महीने में अगर यही 61-62 के बीच में रेट्स रहे, तो ओल्ड गोल्ड का प्रोपोर्शन में बढ़ के लगभग 45-50% तक जाते हुए देख रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओल्ड गोल्ड लोग बेचने आएंगे मार्केट में? बेचने नहीं, वो यूज करके ज्वेलरी खरीदें, अच्छा, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, एक्सचेंज या ओके, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक बात और आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गया है, आप कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट आएगी गोल्ड डिमांड को लेकर के, लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग क्या इस भाव, रिटेल की डिमांड तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बाइंग इस भाव पर कैसी रहेगी, आपका क्या अनुमान है? हमने देखा है कि जब कभी भी एक मेंटल थ्रेशोल्ड का आंकड़ा आता है, समझो 40,000, 50,000, 60,000, वो जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मायने रखता है। जब कभी 50,000 का दायरा क्लियर होता है और ऊपर चलने लगता है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड दौड़ के आती है। जब कभी अभी 60,000 उन्होंने पार करके रेट 61 के ऊपर स्टडी हो गए और आगे दौड़ने की चांसेस लगते हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाती है। और ये इन्वेस्टमेंट डिमांड 5% से 15% के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। करंटली आई एम सीइंग अबाउट 8 to 10% एज इन्वेस्टमेंट डिमांड, लेकिन अगर यही स्पीड बढ़ने का रहा तो शायद डिमांड बढ़ सकती है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि शायद इस भाव पर डिमांड और गोल्ड की बढ़ जाए। अब आते हैं चांदी पर। चांदी में माल्या जी क्या व्यू आपका आज के लिए, चांदी में क्या करें? आई थिंक ऊपर वाला भाव जो है 78-200 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट फिलहाल करंट भाव पे मेरे ख्याल से चांदी ना खरीदे, आपको वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। बट फिर भी आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो 77,200 के आसपास आप यहाँ पे खरीदारी करें। 76,300 का स्टॉप लगाए, ऊपर मेरे ख्याल से 78,200 और 78,500 ये आपको दोनों भाव देखने को मिल सकते हैं। आपका व्यू रवि जी सिल्वर पे? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं रवि जी। सॉरी, फिर से मार्केट में एक जो होप चली है वो स्टिमुलस पैकेज के पर्टिकुलर चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के नंबर आए हैं उसमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 949.5 मीन्स एक डिग्रोथ पोस्ट किया है तो शायद उसमें कुछ स्टिमुलस मेजर्स आता है तो एक एडिशनल इंडस्ट्रियल डिमांड का वहां पे रुक रहेगा। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर में 77,000 के करीब प्राइस चल रहे, बाय करके चले। स्टॉप लॉस डाउन साइड लगा सकते हैं 76,240 का। मुझे लग रहा है कि एक बार 78,240 तक के लेवल आने चाहिए। मैं यहाँ से 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट हो, बट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे बाई अच्छा बन रहा है। लेवल ये करेक्शन के बाद अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चांदी पर आपका क्या व्यू है पेटे जी, आपको क्या लगता है चांदी का फ्यूचर? मुझे भी लगभग 1 से 1.5% का यहाँ से चांदी में तेजी दिख रहा है। अगर हाजिर मार्केट में देखेंगे तो लगभग 79 तक एक बार जा सकता है इन नियर फ्यूचर, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल गोल्ड पर मेरा पेटे जी आपसे और होगा। आप सब लोग मतलब जितने भी एक्सपर्ट हैं गोल्ड के बुलिश हैं और फंडामेंटल भी गोल्ड के लिए तेजी के ही हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल, बहुत दूर के लिए एक सवाल आ रहा है। हालांकि ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अमेरिका में महंगाई भी कम हो जाएगी, है ना, और ये जो मंदी की आशंका अभी दिख रही है ये बादल भी छट जाएंगे। एक दौर ऐसा आएगा आने वाले वक्त में, महंगाई कंट्रोल में होगी, मंदी की आशंका छटेगी, यूक्रेन रूस युद्ध भी कभी ना कभी खत्म होगा ही। तो ये जब सारी बातें हो जाएंगी तब क्या तब के लिए गोल्ड तैयार है बड़ी गिरावट के लिए, या गोल्ड एक बेस बना चुका है तो अब ये सब हो भी जाएगा तब भी गोल्ड नीचे नहीं आएगा, ऐसा क्या? मुझे लगता है कि जो रीजनेबल कंसोलिडेशन के बाद जो नीचे आता है वैसा 100% सोना कभी ना कभी थोड़ा करेक्शन मोड में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि एक बार एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जाता है तो वापस सोना वो लेवल पे नहीं आता है। जैसे अगर किसी को लगता है वापस 50-52 हजार पे आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल हमें कभी देखने को मिलेंगे। तो यस, नेचुरल जो भी करेक्शन आता है वो आएगा, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे तो डॉलर भी उसके साथ साथ रिलेशन में डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा। और सोना इंडिया में आई थिंक 98 to 99% जो भी आता है वो इंपोर्ट होता है, जिसमें डॉलर प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो बाकी सब फैक्टर कम हो जाएंगे तो भी डॉलर रेट इज एन इफेक्ट, तो इट विल मिरर दैट एंड गोल्ड रेट्स विल नॉट सब्सटेंशियली गो डाउन, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत दूर तक की बात भी पेठे जी ने आपको बता दी है गोल्ड को लेकर के। बहुत शुक्रिया पेठे जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। क्रूड का मार्केट 2 दिन में 10% टूटा, उसके बाद मार्केट थोड़ा रुका है और हालांकि थोड़ी तेज़ी थी आज इनिशियल ट्रेड में कच्चे तेल में, लेकिन वो तेज़ी भी अब गायब होती हुई दिख रही है। मैं 4 रुपये नीचे रह गया है क्रूड। अब 4 रुपये की गिरावट आ गई है, जो कि हरे निशान में क्रूड ट्रेड कर रहा था कुछ देर पहले। तो माल्या जी, कच्चे तेल में क्या किया जाए अभी इस भाव पर? आई थिंक ऑलमोस्ट 10% डाउन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बाय की पॉसिबिलिटी, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से क्रूड में और भी नीचे की तरफ का रुख देखने को मिल सकता है। 5570 नीचे के तक के टारगेट्स रहेंगे। एंट्री पॉइंट आपका रहेगा 5730, आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 5810। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार की बात इसलिए कि ग्वार की कीमतों में आज ठीक ठाक तेजी आई है। ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ राजहंस गम इंडस्ट्रीज के गजेंद्र पारिक जुड़े हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए कि आज की तेजी क्यों ग्वार में, किस वजह से? देखिए मृत्युंजय जी, जो ग्वार में आज की तेजी आई है उसका
मुख्य कारण तो रहा जो डिमांड पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, जो गोवारगम में जो डिमांड निकली है, एक्सपोर्टर जिस हिसाब से चला के फोन करके माल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से डिमांड को देखते हुए आज की ये तेजी डिमांड अभी ग्वारगम की डिमांड निकली है। बिल्कुल, अभी ग्वारगम देखिए, जो अप्रैल मंथ था उसमें जो सेकंड और थर्ड वीक था उसमें डिमांड काफी सुस्त और कमजोर थी। अच्छा। उसका नतीजा हमने प्राइसेज में देखा, हमने 10,600 से 700 का बॉटम बनाया। हाँ। और वही जो एक मंदी बनी ना, उसी में एक नई डिमांड निकल के आई। उसमें कहाँ से आ रही है गजेंद्र जी, ये डिमांड कहाँ से आ रही है? ये ऑयल कंट्रीज से, गल्फ और ऑयल कंट्रीज से। गल्फ ऑयल कंट्रीज से। तो ये डिमांड टिकेगी अभी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड टिकनी चाहिए। अच्छा, चाइना भी बाइंग कर रहा है क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये डिमांड आई है, तो चाइना भी इसके अंदर बाइंग कर रहा है, क्योंकि चाइना भी पिछले काफी टाइम से बंद था, कभी क्लोज कभी ओपन ऐसा चल रहा था, तभी सस्टेनेबल बाइंग आई है। चाइना की बाइंग तो बड़ी खतरनाक होती है। जीरे में ऐसी बाइंग की है चाइना ने कि जीरे को कहाँ पहुंचा दिया। देखिए, जीरे में तो डेफिनेटली चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ग्वारगम में चाइना हमेशा जो स्प्लिट होता है वो लेता है, और चाइना में एक डिमांड है इसके अंदर, फूड सेक्टर में इसकी डिमांड रहती है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि फूड सेक्टर में कैसे डिमांड रहती है। जो डिमांड अभी आप कह रहे हैं कि आगे और बढ़ेगी, तो फिर क्या प्राइस हो जाएगा ग्वार सीड का और ग्वारगम का, कहाँ तक भाव जा सकता है? देखिए, प्राइसेस को बताने के लिए तो उससे पहले अब 2 महीने बाद मानसून सीजन आने वाला है, तो उसके ऊपर भी प्राइसेस काफी डिपेंड रहेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मानसून जब आएगा तो मान लीजिए तब जून में शुरू होगा मानसून, लेकिन जून में अभी वक्त है, मतलब 1 महीने का वक्त है ऑलमोस्ट। तो उससे पहले क्या, अगर इस डिमांड के दम पर क्या प्राइस देख रहे हैं आप? हाँ, इस डिमांड के दम पे यहाँ से 5 से 7% का और तेजी आना चाहिए। 5 से 7% की तेजी आप कह रहे हैं कि और आनी चाहिए जी, दोनों में, ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में। राइट। और एक साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बाई प्रोडक्ट है ग्वार के, जो चूरी और कोरमा, इन दोनों में भी काफी अच्छी डिमांड निकल के आई है। अच्छा। तो प्राइसेस आज से एक महीने पहले कोरमा के प्राइसेस 3700 रुपए थे, तो आज वो सीधा 4150 रुपए हो गए हैं। अच्छा। उसी हिसाब से चूरी 3200 रुपए थी, आज 3500 रुपए चूरी है। अच्छा। तो इससे हुआ क्या मृत्युंजय जी, जो प्लांट काफी समय से बंद थे उनमें एक नई जान आ गई है, और वो प्लांट आज रनिंग हो रहे हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि चौतरफा डिमांड ग्वार में भी और ग्वार के प्रोडक्ट में भी निकल कर आई है, जिसका इम्पैक्ट कीमतों पर दिखा है, और आप कह रहे हैं कि आगे कीमतों में और दिख सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 से 7% की तेज़ी, तो मतलब अगर आप 5600 के आसपास अगर आप मान लें कि ग्वार है, और अगर आप 5 कह रहे हैं, तो मतलब लगभग 300-400 रुपये की तेज़ी आप यहाँ से कह रहे हैं कि और कीमतों में आ सकती है। शुक्रिया गजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज शाम के लिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो मेटल में कोई ट्रेड रवि जी आज के लिए, इवनिंग मार्केट के लिए? मेटल में मेरा रिकमेंडेशन कॉपर पे रहेगा। वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। डॉलर भी स्टेबल है और चाइना से स्टिमुलस के ओपी है, तो वहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाई की अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। 738 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, तो उसको बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 732। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 750 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो कॉपर में जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, और ये करेक्शन के बाद जो सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग ये कमोडिटी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकते हैं। ओके, ये राय कॉपर पर हो गई आपकी। 750 का टारगेट, 732 का स्टॉप लॉस, ये आप ध्यान में रखें। 738 रुपये 70 पैसे का ताज़ा भाव कॉपर का इस वक्त दिख रहा है। कॉपर के अलावा और मेटल में कोई काउंटर आपको लगता है माल्या जी, जहां पर ट्रेड अभी लेना ठीक रहेगा? मिथुन जी, मेरे ख्याल से मुझे भी कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे कॉपर में 750 तक के एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। मेरे ख्याल से बाकी मेटल्स में आप इतना कुछ खास ट्रेड दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी कॉपर पे यहाँ पे अपना बेट रखूँ। कॉपर में आप भी बुलिश हैं, तो मतलब कॉपर में ही आप कह रहे हैं कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा, बाकी मेटल में नहीं। ओके, इस बीच खबर आ रही है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है। कल फेड का फैसला आया, 0.25% की बढ़ोतरी फेड की तरफ से हुई। अभी अभी खबर आ रही है कि ईसीबी यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है।
इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या अभी रवि जी आप गोल्ड पर या ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर? हाँ, इसका इम्पैक्ट डॉलर पे आएगा। ये जो पॉलिसी रेट इंक्रीज हुए, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होगा। मुझे लग रहा है कि इससे इसी भी वैसे भी अपना जो स्टैंड है वो काफी हॉकिश रख के अभी भी है, उसको भी इन्फ्लेशन की काफी चिंता है। तो ऑलवेज जब पॉलिसी आते तब अपना वो स्पीच 6:15 बजे स्पीच चालू होगी ईसीबी प्रेसिडेंट की, वो स्पीच में थोड़ा हॉकिशनेस रहेगा, इससे यूरो में अपसाइड देखने को मिलेगी, जिसका प्रेशर थोड़ा डॉलर इंडेक्स पे होगा। तो जो हम स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं गोल्ड सिल्वर बाय कॉपर बाय, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिसी डिसीजन है इससे ये कमोडिटीज को सपोर्ट मिलेगा। पर्टिकुलर बुलियन एंड मेटल के प्राइसेस में एक अपवर्ड मोमेंटम दिखना चाहे, और शायद लग रहा है कि जो पॉलिसी रेट है वो इनलाइन है, बट इससे यूरो थोड़ा स्ट्रांग होगा और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोविंद का, पूछिए गोविंद जी। जी बताएं। हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर। मेरा एक सवाल है। ये कमोडिटी पे राय देते हैं, इनसे समझिए आप या आपसे समझिए कि सिक्योरिटी जो होती है अपनी अपने लोगों को सुरक्षा जिसको बोलते हैं, वो सब लोगों की आवश्यक होती है। तो क्या इसके लिए सबों के हाथों के अंदर हथियार दे देने चाहिए? आप पूछ क्या रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा सवाल। इसी के लिए पूछना चाह रहा हूँ क्या कि जैसे एक ये अपने कमोडिटी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के भाव पे पूरी दुनिया डिपेंड करती है। हाँ। इसमें जरा सा भी उछाल आ जाए या इसमें भाव टूटते हैं तो उससे सारे विश्व की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। और इसके ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनियां भी लिमिटेड है, पेट्रोलियम कंपनियां या सरकारें इस पे काम कर सकती है, ले बेच सकती है। आप सवाल फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं सर, आप पूछना क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि इस कमोडिटी को भी है जो अपन ने इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक के लिए खोल रखा है, पब्लिक का इसमें इंटरफेयर चालू है। नहीं ठीक है सर, ठीक है। आपका सवाल थोड़ा सा ट्रैक से हटके है, और जो बात आप कह रहे हैं पता नहीं आपका सवाल मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मोटा मोटी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो कि क्रूड है या कोई और कमोडिटी है तो क्यों ओपन, तो ये इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये तो कमोडिटी है ना, कमोडिटी है तो इसका कंजम्पशन है, इसकी ट्रेडिंग है, वो तो होगा ना, उसी के दम पे मार्केट ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें कोई ट्रेड ही नहीं करेगा तो फिर तो मतलब आप पता नहीं सवाल का क्या जवाब होगा। चलिए खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रहलाद हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए प्रहलाद, पूछिए प्रहलाद जी। जी जी सुन रहा हूँ, पूछिए। सर ये गुआर की डिमांड आ रही है तो सर ये 10,000 भी हो सकता है क्या? 10,000? रवि जी बताइए। गुआर सीड में मुझे लग रहा है कि गुआर सीड एंड गुआर गम दोनों में यहाँ पे थोड़ा अपसाइड बन रहा है, और आप कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल को भी ट्रैक ना करें तो जो गुआर सीड है वो 5500 से लेके 6000 एंड गुआर गम है वो 11,000 से 12,000 यही रेंज में फंसा हुआ है, यही रेंज में रहेगा। क्योंकि जब भी 11,000 और 5500 के नीचे आता है तब डिमांड को लेके मार्केट में बातें चल रही है, जब 6,000 आता है थोड़ा सप्लाई को लेके मार्केट को नर्वसनेस आ जाती है। मुझे लग रहा है यही रेंज प्ले करें, एंड आप अभी क्या करें, स्ट्रेटेजी वाइज गुआर सीड में ये लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा ले 5600 का। अपर साइड मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग 5800 तक आ सकता है। थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रख के आप गुआर सीड में बाय कर सकते हैं। और गुआर गम में भी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मोमेंट में ज्यादा रहता है, तो 11,200 के करीब गुआर गम बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,000। टारगेट मुझे 11,800 तक के दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिव ये लेवल पे आप दोनों गुआर सीड एंड गुआर गम बाय कर सकते हैं, बट रेंज में ही रहेगा, उससे बियॉन्ड फंडामेंटल अभी डेवलप हो नहीं रहे, तो तब तक ये रेंज ही प्ले आउट करें। और शुक्रिया रवि जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।